नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट द चंद्र इंस्टीट्यूट। मैं हूं चंद्रभान। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे भारत के संवैधानिक विकास की, और उसमें हमने अभी जो पिछले वीडियो में पढ़ा था वो था भारत शासन अधिनियम 1858। उसी के आगे जो नेक्स्ट अधिनियम आता है वो है भारत परिषद अधिनियम 1861। तो आज इस अधिनियम की जो मुख्य बातें हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ मैं जैसे कि पिछली बात में वीडियो में भी मैंने दोहराया था कि इस समय वक्त है आपको अपने आप को कंट्रोल करने का, संयम का, और क्या पढ़ना है से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि क्या छोड़ना है, इस बात को लेकर के। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा समय लगा करके, आप 10-10 घंटा 12-12 घंटा लगा करके अगर आप फालतू की चीज़ पढ़ रहे हैं तो सिलेक्शन कभी नहीं होगा। आप कम समय में वो चीज़ें पढ़ें जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो तभी आप जो है उस अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। तो इसके लिए आपको जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि समीक्षा अधिकारी या यूपीपीसीएस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो आपको उनके पीवाईक्यू देखने पड़ेंगे। उनको देखने का फ़ायदा ये है कि आपको उससे पैटर्न का पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आयोग पूछता है, और उसी के हिसाब से जब आप अपनी जो स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं उनको जब आप पढ़ेंगे तो आप सिर्फ उन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि हर बार आयोग अपना पैटर्न बदल देता है, तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं पूरी तरीके से एकदम 100% श्योर होकर के ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। लेकिन हमें एक मोटी एक आइडिया मिल जाता है कि आयोग का जो मनपसंद टॉपिक है या जो मनपसंद एरिया है किसी सब्जेक्ट का, चाहे वो भूगोल हो, इतिहास हो, संविधान हो, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो, और साथ ही साथ किस तरह के प्रश्न पूछता है ये थोड़ा सा अंदाज़ा मिल जाता है। तो हमारी तैयारी का, प्रिपरेशन का की जो स्ट्रेटजी है, प्रिपरेशन का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है औरों की तुलना में। तो इसलिए आपको सिर्फ वो चीज़ें पढ़नी है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, और बाकी अगर बात करें मैटर की, तो बहुत सारा PDF जो है आपको मिल जाएगा। और अगर आप कहते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको बहुत सारा जो बुक्स की है उसका PDF मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। कभी इस कोचिंग संस्थान का PDF, कभी उस कोचिंग संस्थान का PDF आपको मिल जाएगा और लगेगा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन भाई इतना सारा मैटर इकट्ठा करने का फ़ायदा है थोड़ा ना कुछ मिलने वाला जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, कि आप 10 किताबें एक बार पढ़ पाएँ, उससे बढ़िया है किसी एक बुक को आप 10 बार पढ़ें। क्योंकि ये चीज़ मैंने भी महसूस की है। जो मैंने पिछले एग्ज़ाम दिए उनमें जो मैंने गलतियाँ की थी, उनमें सबसे बड़ी गलती यही थी कि इस बुक से पढ़ लेते हैं, कोई टॉपर्स बता दिया मैं इससे पढ़ता हूँ, कोई टॉपर्स बता दिया मैं उससे पढ़ता हूँ। अब सारे के सारे बुक्स इकट्ठा कलेक्ट करके अब सबको पढ़ते जा रहे हैं, एक बार सबको पढ़ते जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये एक्सपीरियंस है किया हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद अनुभव किया हुआ है। और मेरे एग्ज़ाम ना निकलने के एक रीज़न में ये सबसे बड़ा कारण था जो कि मैंने सुधारा है। आप कोई भी एक अच्छी बुक उठा लीजिए और उसको आप कई बार पढ़िए, मल्टीपल रिवीजन करिए। ये सक्सेस पाने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए आप किसी एक बुक को 10 बार पढ़ें, ना कि 10 बुकों को एक बार पढ़ें, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं कि आप किस टॉपिक की कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, अगर आप कमेंट्स करते हैं तो कमेंट्स में आपको मैं वो चीज़ें बता भी सकता हूँ। आइए हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1861, इसको भी मैंने 2 भाग में डिवाइड कर लिया है। सबसे पहले हम इसका इंट्रो जानेंगे, परिचय जानेंगे, फिर हम इसके जो प्रोविजंस हैं, प्रावधान हैं, उनको जानेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि क्रमबद्ध चीज़ें आगे बढ़ती हैं। पिछले दोषों को आगे वाले अधिनियम में सुधारा जाएगा, फिर इस अधिनियम में कुछ दोष आएंगे, उनको आगे सुधारा जाएगा। देखिए नियम बनते हैं, लेकिन नियम जो हैं जब बनाए जाते हैं तो उसके हर एक एंगल को देखा जाता है, हर एक कोने को समझा जाता है, समझ करके उसको बनाया जाता है। लेकिन सटीकता या उसमें वाकई में एक सच्चाई है या वो उपयोग करने लायक है, वो तभी पता चलता है जब वो नियम लागू होते हैं, जब उनको व्यवहार में लाया जाता है, तब पता चलता है कि वास्तव में इसकी हकीकत क्या है, वो उपयोगी है या उपयोगी नहीं है, उसमें क्या कमी है, क्या दोष है। ये तब पता चलता है जब उनको लागू किया जाता है। तो ऐसे जब हर बार अधिनियम लागू किए जाते थे तो उन अधिनियमों में कुछ दोष निकलते थे। अब यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ दोष
का मतलब ये नहीं है कि उससे इंडियन को नुकसान हो रहा हो, अर्थात जो मूल भारतीय हैं उनको नुकसान हो रहा हो। यहाँ पर मुख्य उद्देश्य ये रहता था कि जो ब्रिटिश सरकार है उसको नुकसान हो रहा है, तो उसको कैसे सुधारा जाए, उन दोषों को कैसे दूर किया जाए। यहाँ पर मुख्य फोकस ये था। भारतीयों को क्या समस्या है उससे कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार को क्या समस्या आ रही है इस अधिनियम से, उनमें क्या कमियां हैं जिनको आगे आने वाले समय में अधिनियम के माध्यम से सुधारा जाएगा, और इसी तरीके से क्रमबद्ध तरीके से जो है आगे बढ़ा। हालांकि अब अगर आपको ये देखा जाए कि क्या भारत के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या फ़ायदा है, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में इसका ये फ़ायदा है कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो जो अधिनियम बनते गए वो हमारे संविधान निर्माण में सहयोग किए। बाद में पता चला कि हाँ, इन चीज़ों को ऐसे किया जा सकता है। और यहाँ हमारे पढ़ने का उद्देश्य ये है, और हमारा जो मेन टॉपिक था ये था कि भारत के संविधान का जो संवैधानिक इतिहास है उसका विकास क्या है, कैसे हुआ है, वो यहाँ पर हमें समझने को मिलता है कि धीरे धीरे चीज़ें आती हैं। ठीक है, और इसका फ़ायदा फिर हमें बाद में जब हमारा संविधान बन रहा था उसमें देखने को मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोविजंस आपको यहाँ पर ऐसे दिखेंगे जो लगेंगे कि हाँ, आज भी हमारे संविधान में वो चीज़ें जो हैं रखी गई हैं। तो परिचय में क्या है कि संवैधानिक विकास का सूत्रपात, ये जो भारत परिषद अधिनियम 1861 है, इसको हम ये कह सकते हैं कि संवैधानिक विकास का ये सूत्रपात रखता है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिनसे आपको लगेगा कि हाँ, रियल में हमारे संविधान की बनने की शुरुआत यहाँ हम देखते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे प्रावधान देखते हैं जो आज भी हमारे संविधान में है। ठीक है, तो संवैधानिक विकास का सूत्रपात इसको मान सकते हैं सहयोग। यहाँ पर इस अधिनियम में क्या हुआ कि सहयोग की नीति, यहाँ पर नियुक्ति लिख गया है, इसको आप सुधार लीजिए। यहाँ पर क्या है, सहयोग की नीति अर्थात पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन। इसका मतलब क्या है, पहली बार विधि निर्माण में भारतीयों का सहयोग लिया गया। अब देखिए यहाँ ये देखने को मिलता है कि जो कानून बनेगा उसमें कुछ भारतीयों का भी सहयोग लिया जा रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस अधिनियम में ऐसा हुआ कि भारतीयों की मदद ली गई कानून बनाने में। ठीक है, और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि उदार निरंकुशता की नीति, बेनवोलेंट डिस्पोटिज्म, ये भी हमें देखने को मिलता है, अर्थात सहयोग की नीति व उदार निरंकुशता की नीति। अब ये उदार निरंकुशता की नीति क्या है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के द्वारा उदार निरंकुशता की नीति को अपनाया गया। तो भारत परिषद अधिनियम 1861। अब ये है क्या उदार निरंकुशता, मतलब जो सरकार है, जो ब्रिटिश सरकार है, वो निरंकुश तो है, वो किसी के अंकुश में नहीं है, अर्थात वो किसी के नियंत्रण में नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, कुछ उदारवादी चीज़ें यहाँ पर लाई जाती हैं, कुछ लिबरल चीज़ें यहाँ पर उपयोग की जाती हैं, जिससे भारतीयों को ये लगता है कि हाँ, अब हमारे मन मुताबिक कुछ काम हुआ है। ठीक है, तो उदारता यहाँ पर सिर्फ ये दिखाई जाती है कि हाँ, हम भी आपको अपने इस विधि निर्माण में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि शासन जो है हम कर रहे हैं आपके ही ऊपर, तो कम से कम आपका भी सहयोग हो, आपके लिए जो कानून बनाया जा रहा है, तो ये दिखाया जाता है एक तरीके का। तो इसे हम कह सकते हैं उदार निरंकुशता। ठीक है, तो यहाँ उदारता थोड़ी दिखाई जाती है इस नीति के माध्यम से, वो हमें आगे प्रावधानों में देखने को मिलेगी। अर्थात यहाँ पर हुआ क्या कि सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न किया गया। ठीक है, तो किस अधिनियम के द्वारा, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न किया गया। अब इसके कुछ प्रावधान हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे गवर्नर जनरल को अधिकार दिए गए। अभी जो आपने 1858 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा था, यहाँ पर गवर्नर जनरल की जो शक्तियाँ थी वो लगभग शून्य हो गई थी, और वो सिर्फ एक प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा था भारत में, और ज़्यादातर शक्तियाँ जो हैं वो भारत सचिव और उसके परिषद को दे दी गई थी। लेकिन यहाँ पर अब चीज़ें जो हैं दोबारा बदलती हैं, पुनः जो है गवर्नर जनरल थोड़ा सा शक्तिशाली हो जाता है। ये हम देखेंगे उसके क्या क्या अधिकार थे। जैसे प्रांतों का निर्माण, अब यहाँ पर हम पहले प्रांतों का निर्माण इसलिए देख रहे हैं क्योंकि गवर्नर की नियुक्ति इसीलिए होगी कि वो प्रांतों का निर्माण कर सके और विभाजन की शक्ति उसको दी गई। ठीक है, तो जो गवर्नर जनरल था उसको जो प्रांतों के गवर्नर थे या लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनकी नियुक्ति का अधिकार दिया गया कि वो अब नियुक्त कर सकता है, और विभाजन की शक्ति दी गई। ठीक है, तो प्रांतों का निर्माण व विभाजन की शक्ति गवर्नरों को दी गई जो प्रांतों के थे। और अगर मैं आपसे सवाल करूं कि वर्तमान में इस तरीके का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आप बताएंगे कि ये प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में दिया गया है, जिसमें क्या कहा गया है कि प्रांतों के जो है नाम परिवर्तन में, उनके क्षेत्र परिवर्तन में अगर करना है संशोधन तो वो कर सकते हैं। ठीक है, संसद कर सकती है, ऐसा प्रावधान जो है वहाँ पर दिया गया है। तो वर्तमान में वो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 3 में जो बात यहाँ पर दी गई है। ठीक है,
अब आगे अगला प्रावधान है कि केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से 5 कर दी गई, ठीक है। और यहाँ पर ये भी रखा गया कि 5वां जो मेंबर होगा वो क्या होगा, वो विधि वेत्ता होगा, अर्थात वो विधि का जानकार होगा, कानून का जानकार होगा। और ये बात अनिवार्य थी कि एक व्यक्ति यहाँ पर शामिल किया जाएगा, ठीक है। अगला है कि भारतीय परिषद को विधायी संस्था बनाया गया। अब जो भारतीय परिषद थी उसको भी एक विधायी संस्था अर्थात कानून बनाने वाली एक संस्था के रूप में इसको निर्मित किया गया। और ये कानून किसके लिए बनाएगी, सभी के लिए कानून बनाने का अधिकार। अब यहाँ पर सभी के लिए का मतलब क्या है, यहाँ सभी के लिए का मतलब ये है कि जो भारत के नागरिक हैं वो, और जो ब्रिटिश लोग जो भारत में रह रहे हैं उनके लिए, और यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जितने भी लोग हों, चाहे भारतीय हों या ब्रिटिश हों या किसी और देश के रहने वाले हों, या जो पहले से कुछ पुर्तगाली वगैरह रहते थे उनके लिए हों, या कोई वस्तु हो, ठीक है, या सम्राट हों, है ना, ठीक है, जो रियासतों के मुखिया थे वो हों, तो उन सभी के ओवरऑल जितने भी लोग हैं सभी के लिए कानून बनाने का अधिकार जो है किसको दिया गया, भारतीय परिषद को दिया गया। और ये कैसे काम करती है, जैसे कि आज की संसद काम करती है जो सभी के लिए कानून बनाने का काम करती है, उसी तरह जो है इसको पावर मिल गई थी। परिषद में 6 से 12 सदस्य की वृद्धि का अधिकार दिया गया, किसको, गवर्नर जनरल को। यहाँ जी का मतलब क्या है, गवर्नर जनरल को। तो गवर्नर जनरल को परिषद में 6 से 12 सदस्यों की वृद्धि का अधिकार था, वो कुछ सदस्यों को बढ़ा सकता था। और ये सभी सदस्य जो हैं मनोनीत थे, जैसे आजकल राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है ना, कुछ विशेषज्ञ लोग होते हैं उनको मनोनीत किया जाता है किसके द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा। उसी जैसे आज राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, उसी तरह उस समय गवर्नर जनरल के द्वारा ये जो है 6 से 12 सदस्य जो है इनको मनोनीत किया जाता था। तो आज से मिलता जुलता है, इसीलिए तो हम कहें यहाँ पर कि संवैधानिक विकास का सूत्रपात इसको माना जाता है। कानून निर्माण में सहायता के लिए आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था। तो अब ये आधे गैर सरकारी लोग कौन थे, कि गैर सरकारी का मतलब है जो भारतीय लोग थे, उन भारतीय लोगों को भी यहाँ पर शामिल किया गया, अर्थात आधे सदस्य जो हैं वो भारतीय यहाँ पर शामिल किए गए कोई भी कानून निर्माण में। इनका कार्यकाल 2 वर्ष रखा गया और गवर्नर जनरल को इनकी राय ठुकराने का पूर्ण अधिकार था। देखिए पहले क्या था कि पूरी तरीके से वो बाध्य हो गया था, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया कि अब जो है गवर्नर जनरल इनकी राय को ठुकरा सकता था, अर्थात ये जो मनोनीत सदस्य हैं इनके खिलाफ जो है गवर्नर जनरल को वीटो पावर था कि वो इनकी राय को पूरी तरीके से मना कर सकता था, ठुकरा सकता था, ठीक है। आज भी हमारे भारतीय संविधान में जो हमारा राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति हालांकि उनको रबर स्टैम्प बोला जाता है पर वाकई में ऐसा है नहीं। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि राष्ट्रपति भी थोड़ा सा पावरफुल हो जाता है, पूरी तरीके से रबर स्टैम्प नहीं उसको हम कह सकते हैं, स्टैचू नहीं कह सकते हैं उसको। और एक बार ऐसा प्रावधान किया भी गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा कि राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया था, लेकिन फिर बाद में 44वें संविधान संशोधन हुआ जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति किस बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, अर्थात उसके सम्मान को बरकरार रखा गया। तो यहाँ पर क्या है, जब गवर्नर जनरल को इनकी राय ठुकराने का अधिकार दिया गया। इसके तहत और क्या किया गया कि कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली अर्थात पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो ये विभागीय प्रणाली का मतलब क्या है कि अब विभागों का बंटवारा किया गया है, अर्थात मंत्रिमंडलीय व्यवस्था जो है उसकी शुरुआत हम देखने को पाते हैं। तो आपसे सवाल किया जा सकता है कि पहली बार किस अधिनियम के द्वारा ये पता चलता है कि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था लागू की गई है या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था जो है शुरू की गई थी 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था क्या होता है, जब हम विभागों का बंटवारा कर दें, जैसे आजकल के मंत्रिमंडल में होता है। गवर्नर जनरल को संकट में विधान परिषद की अनुमति के बगैर अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी। जैसे आज हमारे जो संविधान में प्रावधान है कि राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 123 के तहत 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है और 123 के तहत ऑर्डिनेंस कौन जारी कर सकता है, राष्ट्रपति। अगर उसको ऐसा लगता है कि देश की परिस्थितियां जो हैं वो अनुकूल नहीं हैं और इस समय संसद जो है वो बैठक में नहीं है, तो ऐसे में वो ऑर्डिनेंस लागू कर सकता है। उसी तरह उस समय क्या था, गवर्नर जनरल। तो देखिए जो आज के संविधान में है वो प्रावधान हमें 1861 के परिषद अधिनियम में देखने को मिलते हैं। विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत हुई थी। ये कैसे होती है कि मद्रास एवं बम्बई की सरकारों को पुनः कानून बनाने, उनमें संशोधन करने की शक्ति दी गई। जैसे आज भी विकेंद्रीकरण की नीति का मतलब क्या होता है कि शक्तियों का विभाजन, अर्थात शक्तियों का केंद्रीकरण ना हो,
किसी एक व्यक्ति के पास में ही सारी शक्तियां ना हों, बल्कि निचले स्तर पर भी कुछ लोगों को वो पावर्स दिए जाएं जो अपने लिए काम कर सकें। इस व्यवस्था को विकेंद्रीकरण कहते हैं। और जब किसी एक व्यक्ति के हाथ में पावर आ जाए तो उसको मानते हैं कि केंद्रीकरण हो गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे पहले कानून बना सकते थे, हालांकि बीच में छीन ली गई थी इनकी पावर्स को, लेकिन अब दोबारा बहाल कर दिया गया कि मद्रास और बम्बई की सरकारें पुनः जो है कानून बना सकती थी और उनमें संशोधन कर सकती थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमने बात की वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि बहुत सारे जहाँ पर हमने फैक्ट लिखे हुए हैं, मैंने यहाँ पर की पॉइंट्स लिखा हुआ है, तो बिना आप वीडियो देखे पूरा बात समझे आप चीज़ों को हो सकता है ना समझ पाएँ। हालांकि नोट्स बनाने के लिए आप इसी तरीके से नोट्स बनाइए। देखिए यहाँ इस वीडियो से फ़ायदा ये होता है कि आपको कैसे नोट्स बनाने हैं वो पता चलता है, साथ ही साथ आपको मेंस में कैसे आंसर राइटिंग करनी है वो भी आपको पता चलता है। जैसे अगर आपसे भारत परिषद अधिनियम के बारे में सवाल कर दिया जाए तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले इंट्रोडक्शन होता है कि वाकई में ये है क्या, ठीक है, बीच में आप उसके बारे में लिख सकते हैं और लास्ट में जो है वो उसका क्या नुकसान और क्या फ़ायदा था, उसके सकारात्मक और नकारात्मक जो चीज़ें हैं, सकारात्मक और नकारात्मक जो निकल के आते हैं रिजल्ट, वो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वीडियो यहीं पर संपन्न होता है। भारत परिषद अधिनियम 1861। फिर नेक्स्ट अधिनियम के माध्यम से हम मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।